हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 15 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो भी यही सोच रही थी कि आखिर रुद्र को सरप्राइज देने की जरूरत क्या है। खैर, अब जो होना था हो गया। वो यही सोचकर थोड़ी उदास थी। तभी डोरबेल बजी। मैं खोलती हूँ, मेरा प्यारा भाई आ रहा है। माया तेजी से दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। इस दौरान उसका पति, दादी माँ, रूबल, अगस्त्या, घर की दो अन्य मेड और माया की माँ नयनतारा, वे सब भी उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े। वे सब भी जानना चाहते थे कि आखिर रुद्र माया के लिए किस तरह का सरप्राइज लेकर आया है। वेलकम भाई। माया ने दरवाजा खोला, तभी उसकी नजर अपने भाई के पीछे खड़ी अदिति पर पड़ी। उसने अदिति की हाल ही की फोटो देख रखी थी, इसलिए वो उसे देखते ही जान गई थी। माया ने जैसे ही देखा रुद्र ने अदिति का हाथ अपने हाथ में ले रखा है और अदिति नई नवेली दुल्हन के जैसे लग रही है। यही नहीं, उसने रुद्र की अंगुली में डायमंड रिंग भी देख ली थी, जो पहले वो कभी नहीं पहनता था। जिसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। रुद्र ने अदिति का हाथ छोड़ा और उसके बाद उसने माया को घर के दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ही गले से लगाया। माया, दिस इज सरप्राइज फॉर यू माय डियर सिस्टर, बट नॉट ओनली फॉर यू, ये आप सबके लिए है। यानी दादी माँ, रूबल, मोम, आप सबके लिए भी। हाँ, यही वो सरप्राइज था आप सबके लिए कि मैंने अदिति के साथ शादी कर ली है। अब से अदिति मेरी वाइफ है। कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी भाभी? माया, उसने माया के दोनों कंधों को हिलाते हुए पूछा, लेकिन माया के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसका चेहरा शोक के मारे सफेद पड़ चुका था। जब वो कुछ नहीं बोली तो रुद्र ने माया की माँ से पूछा, मॉम, आप बताओ ना, आपको कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? दिवाली के दिन आपके लिए बहू लेकर आया हूँ मैं। कुछ तो बताओ, सुंदर है ना ये लड़की? रुद्र के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, लेकिन उसने जैसे ही अपनी सौतेली माँ से पूछा, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसकी दादी माँ का चेहरा भी गुस्से के मारे लाल हो चुका था। इस दौरान अगस्त्या ने अदिति को देखने की कोशिश की, क्योंकि रुद्र ने पहले ही उसे बता दिया था कि वो उसके लिए माँ लेकर आ रहा है। लेकिन वो देख नहीं सका क्योंकि माया और नयनतारा रास्ते के बीच में खड़ी थी। अरे आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे हम कोई एलियन हो? बोलो ना मोम, अच्छा लगा मेरा सरप्राइज? भाई, ये था आपका सरप्राइज? माया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अदिति का गला घोट दे, लेकिन रुद्र उसके पास था। बोलिए ना भाई, चुप क्यों हो? क्या सच्ची में ये आपका सरप्राइज था? हाँ, तेरे भाई ने अब शादी कर ली है। बी हैप्पी। तुम्हें तो खुशी के मारे नाचना चाहिए, ऐसे परेशान क्यों लग रही हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। सीरियसली रुद्र, ये क्या किया रुद्र तूने इतनी जल्दी? ये सब क्यों और क्या जरूरत थी इसकी? माया की माँ भड़क उठी। हे मोम, व्हाट हैपेंड विथ यू? इतना गुस्सा किस बात का है? अरे, तो गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नाचेंगे। बिना बताए तूने इस अदिति के साथ शादी कर ली है। तूने एक पल भी हमारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। उसकी माँ ने फिर से क्रोधित होकर कहा। आपकी फीलिंग्स किस तरह की है? मैं तो आज तक नहीं समझ सका हूँ मोम। आप सभी तो मुझे कह रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। इवन मुझे मुंबई में एक लड़की भी दिखाई थी जो माया की फ्रेंड थी। हाँ तो वो एक एमएलए की बेटी थी, और ये शी इज नाउ बिलीनियर मॉम। आखिर अगर मैं बिलीनियर हूँ तो ये तो होगी ही ना। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। उसने अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहा। पर भाई, एटलीस्ट आप बता तो देते, ये क्या बात हुई? वो मायूस होकर बोली, मानो उसके किए कराए सारे प्लान्स पर पानी फिर गया हो। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था। वो जानती थी कि अदिति से शादी हो जाने का मतलब ये है कि रुद्र की आधी संपत्ति उसकी है। अब अगर रुद्र को उन लोगों ने कुछ करने की कोशिश भी की तो उसकी सारी जायदाद उन्हें मिलने की बजाय उसकी वाइफ को मिलेगी, क्योंकि अब असली हकदार वही होगी। यही वजह थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब सब चुप थे तो रुद्र अपनी दादी से बोला, तो आप भी मुझसे नाराज हो दादी माँ? बोलती क्यों नहीं? अरे, मैं भला क्यों नाराज होऊंगी?
मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है रुद्र तुम्हें? माया तू सच कह रही है, ये हमें बताता ही क्यों? भला इसकी इसे क्या जरूरत थी? माया, इसने अपनी बूढ़ी दादी माँ को भी ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि ये शादी करना चाहता है। उसकी दादी माँ भी भड़क उठी। आई एम सॉरी दादी माँ, मैं बस आप सबको सरप्राइज देना चाहता था। आई थॉट जब मैं अदिति के साथ इस तरह से घर जाऊंगा तो आप लोग खुश होंगे। रुद्र ने अपनी बात को प्यार से रखने की कोशिश की। सीरियसली, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी हर बात को एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसे कौन शादी करता है इतना जल्दी, वो भी बिना घर वालों से बात किए? शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ही है जो जब मन आया खेल लिया। रुद्र, मैंने तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। नयनतारा फिर से भड़क कर बोली। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो अदिति को देखकर जल भुन गई थी। उसकी आंखों से नफरत की ज्वाला भड़क रही थी। तभी माया फिर से बोली, मुझसे सच में बड़ा अजीब लग रहा है भाई, ये सच में आपने सही नहीं किया। इस बार माया ने जैसे ही कहा, रुद्र की भौहें तन गई। वो पहले उन लोगों को प्यार से ही समझाना चाहता था, मगर अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वो जो तरीका अपना रहा है वो सही नहीं है। यही वजह थी कि अगले ही पल वो गुस्से से भर गया। उसने अदिति का हाथ टाइटली पकड़ा। तभी अदिति की आंखें नम हो गई थी। वो जानती थी कि ये लोग उसे कभी पसंद नहीं कर सकती है। वो गुस्से में देखने लगा तो माया एक साइड हो गई। तभी अगस्त्या की नजर अपने पापा पर पड़ी। वो दौड़कर उसकी तरफ आया। इस दौरान बाकी सब चुप थे क्योंकि उन्होंने रुद्र के चेहरे को देख लिया था। अगस्त्या ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। पापा, आ मेरे शेर, आई मिस यू सो मच बेबी, कैसा है तू? उसने प्यार से उसे गोद में उठाया और उसका गाल और माथा चूमने लगा। मैं ठीक हूँ पापा, उसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा गुड। पापा, ये लोग आपको डांट क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस नाराज हैं थोड़े से। फैमिली वालों की तो ऐसी आदत होती है ना, हर सही डिसीजन पर महाभारत करने की। तू ज्यादा ना सोच। वो देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरी मम्मा। उसने अदिति के आगे उसे छोड़ते हुए कहा। मम्मा, अगस्त्य रो पड़ा। उसने तुरंत अदिति के पैरों को गले से लगा लिया। वो जब से समझदार हुआ था तब से उसे यही बताया गया था कि उसकी मम्मा अभी वहाँ नहीं है, और अब जैसे ही उसे बोला गया कि अदिति उसकी मम्मा है तो वो अपने इमोशंस रोक नहीं सका। अदिति ने जैसे ही उसे रोते हुए देखा उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो नीचे झुक गई और उसने उसे गले से लगा लिया। मम्मा, आप इतने दिन कहाँ थे मुझसे दूर? पापा को बहुत बोला तब जाकर वो आपको लेकर आए हैं। आप खुद ही आ जाती ना मम्मा, आखिर आप क्या इतनी नाराज थी मुझसे? अगस्त्या फूट फूट कर रोने लगा। वो उसके सीने से लिपट गया। तभी पता नहीं क्यों अदिति को अजीब सा एहसास हुआ। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं महसूस किया था। उसे लगा जैसे उसने अपने ही बेटे को गले से लगाया है, अपने उस खोए हुए बच्चे को जिसे उसने 5 साल पहले ही खो दिया था। यही वजह थी कि अब उसने अगस्त्या को और कसकर गले से लगा लिया और वो खुद भी अगस्त्या के साथ रोने लग गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी बच्चे, जो मुझे आने में इतना वक्त लग गया। मैं यहीं थी। वो तुम्हारे खड़ूस पापा है ना, वो ही मुझे लेकर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों अजीब लोगों के चक्करों में पड़े थे, लेकिन अब आ गई ना तुम्हारी मम्मा। अब बहुत प्यार करेगी तुम्हें, कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देगी। तो वही यह सब देखकर रुद्र की दादी माँ और रूबल की भी आंखों में आंसू आ गए थे। इस दौरान अदिति ने माया और नयनतारा की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। उसे मन ही मन गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो रुद्र की शादी किसी और से करवाना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि रुद्र उससे प्यार करता है, चाहे फिर कैसे भी क्यों ना करे। इस दौरान अदिति ने उसे गालों को चूमा। अगस्त्या अब भी उसके गले से लगा हुआ था। वो उसकी पीठ को सहला रही थी। इस दौरान सबकी नज़र अदिति की तरफ ही थी। हालांकि अदिति को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसने अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा ली थी। जहां अदिति अगस्त्या को नहीं छोड़ना चाहती थी तो वहीं अगस्त्या अदिति को, और ये सब देखकर रुद्र को भी बड़ा अजीब लगा था। दादी जी और रूबल भी उन दोनों को ऐसे ही देख रही थी। तो वही माया और नयनतारा से ये पल अब झेला नहीं जा रहा था। वे कुछ देर तो शांत रही। उसके बाद उसकी माँ फिर से बोली, तुमने कोई जवाब नहीं दिया रुद्र, क्या तुम अब तुम्हारी माँ को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते? मुझे नहीं लगता है तूने ये सही डिसीजन लिया है। उसकी माँ ने एक बार फिर से उस पर झूठी धौंस जमाते हुए कहा। तभी रुद्र का पारा हाई होने लगा।
उसने खींचते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, कोई भी काम करने से पहले किसी की इजाजत लेना जरूरी नहीं समझता। आप मेरी माँ हो इसलिए मैं आपकी कद्र कर रहा हूँ। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब ज्यादा बड़बड़ करने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा, पर मुझे नहीं लग रहा है कि तुमने ये सब मर्जी से किया है। इस लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ, इसने पहले भी तुम्हें भड़काया था और अब भी। जरूर इसने तुम पर कोई जादू कर दिया है, काला जादू, और देख अब तेरे इस बच्चे पर कर रही है। कुछ ही देर में इसने उसे अपना बना लिया है। उसने अदिति की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। तभी रुद्र क्रोधित होकर बोला, जस्ट सेट अप। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलो। उसने अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब ये मेरी वाइफ है। अगर इस घर में किसी ने भी एक लफ्ज भी इसके खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई थॉट तुम लोगों को अच्छा लगेगा कि मैंने शादी कर ली है, मैंने भी अपना घर बसा लिया है, मेरे बच्चे को एक माँ मिल जाएगी। पर नहीं, शाला तुम लोगों को तो अपना ही रोना रोना होता है। मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर लूं, कभी खुश नहीं होंगे। सोचा था गुस्सा नहीं करूंगा, प्यार से बात करूंगा, लेकिन नहीं, तुम सबको तो खुराक चाहिए, तो लो ना फिर। मेरी तरफ से फाइनल वार्निंग है। इस घर के सभी सदस्य अपने दोनों कानों को अच्छे से खोलकर सुन लो। मिस अदिति सिंह अब मेरी वाइफ है। इसका अब पूरा नाम अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ है। इसको कुछ भी बोलने से पहले इसके नाम के आगे लगने वाले नाम के बारे में एक बार सोच लेना। अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने भी इसके साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की है तो मैं अपनी हदें भूल जाऊंगा। फिर मैं किसी और को भी घर से बाहर फेंकने में वक्त भी नहीं लगाऊंगा। और हाँ, अब रास्ते के बीच में खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। रूबल, उसने क्रोधित होते हुए जैसे ही कहा, उसकी सौतेली माँ भड़क गई। हाँ हाँ, हमें तो अब कौन पूछेगा, अब तो तू जोरू का गुलाम होगा ये। चल माया, उसने भड़कते हुए कहा और उसके बाद वो अंदर चली गई। तो वहीं उनके साथ माया का पति भी अपने कमरे की तरफ चला गया। दादी जी भी इस दौरान चुप हो गई थी। वो रुद्र के निर्णय से इस वजह से नाराज थी कि क्योंकि उसने शादी करने से पहले एक बार भी उन्हें इन्फॉर्म करने का भी नहीं सोचा था। हालांकि वो मन ही मन खुश थी। वो जानती थी कि रुद्र अदिति से प्यार करता है और जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि वो तो यही तो चाहती थी कि रुद्र अपनी नफरत को भुलाकर आगे बढ़े। उसने रूबल को आवाज दी थी, लेकिन वो डर रही थी। इस बात के लिए वो फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है रूबल, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? सॉरी, वो आप गुस्सा थे तो मैं खा जाता क्या? नहीं नहीं छोटे मालिक, आप गुस्सा मत हो। वो बोलिए, क्या करना है? वो घर में नई बहू आए तो जो किया जाता है वो करो। आई डोंट नो, पर करो। उसने अदिति की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मैं कलश लेकर आती हूँ, आप शांत हो जाइए, रूबल ने जल्दी से कहा। और उसके बाद वो भागती हुई पूजा घर की तरफ गई। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो रुद्र को लेकर खुश थी। इधर दूसरी तरफ अदिति ने रुद्र की तरफ एक नजर भर देखा। अगस्त्य अब भी उसके पास खड़ा था, उसने अदिति का हाथ पकड़ रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ दोनों कमरे में घुसकर पीछे से गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। उन दोनों की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि भला रुद्र ऐसे कैसे शादी कर सकता है। वो तो अच्छे से अब अदिति को सुना भी नहीं सकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अगर अदिति को कुछ भी कहा तो इसका मतलब ये होगा कि रुद्र उन पर भड़क जाएगा। मतलब फिर शामत आनी तय थी। इधर जहां अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उनसे तो रुद्र ने कहा था कि वो अदिति से बदला लेगा, और अब बदला लेने की बजाय उसने उससे शादी कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ नीचे अदिति ने कलश को अपने पैरों से पटक कर घर के अंदर प्रवेश किया। उसके गृह प्रवेश की सारी प्रक्रिया रूबल ने करवाई। रुद्र को अपनी दादी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था, जो उन्होंने अदिति से प्यार से दो बात भी नहीं की थी। यही वजह थी कि वो खींचते हुए बोला, अब दादी माँ, मेरी गलती की सजा तुम अदिति को भी दोगी क्या? गलती तो अब तुम दोनों ने ही की है, तू ना सही, लेकिन ये तो समझदार थी ना। राठौड़ घर की बहू बनने से पहले इसने तुमसे जिद करके फोन क्यों नहीं करवाया? दादी माँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ना, अभी आशीर्वाद तो दे दीजिए। अदिति बड़े प्यार से बोली, नहीं, अब कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं, उसकी दादी माँ ने भड़कते हुए कहा। और उसके बाद वो वहां से चली गई। अगस्त्य उन दोनों की तरफ एकटक देखने लगा। उसके पापा कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा मम्मा पापा, ये आशीर्वाद क्या होता है? आप कहो तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपको किसी और से मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ हाँ, तू भी ना बेटा, आशीर्वाद बड़े देते हैं, छोटे नहीं।
अदिति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अच्छा, पर ऐसा क्यों? छोटे क्यों नहीं देते? उफ! अदिति ने मुंह बनाया तो रुद्र बोला, इन्हीं सवालों के जवाब दिलवाने के लिए ही मैंने तुमसे शादी करी है। अब दो इसके जवाब, मैं तो चला चेंज करने। रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने अगस्त्या को गोद में उठा लिया। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। हाँ, तो तुम्हारा सवाल क्या था? आशीर्वाद बड़े ही क्यों देते हैं, छोटे क्यों नहीं? उसने प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद अदिति सोचने लगी। तभी रूबल उसकी तरफ बढ़कर बोली, इनके महाशय जी के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, तब तक आप रेस्ट कीजिए। जी ठीक है, अदिति ने प्यार से कहा और उसके बाद वो रुद्र के उस आलीशान घर को देखने लगी। इस दौरान न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में थे कि वो कैसे यहाँ रहेगी, उसका मन कैसे लगेगा और वो उन दोनों माँ बेटी को कैसे झेलेगी, वगैरह वगैरह। और जवाब वो शायद वक्त के पास था। अदिति यही सब सोच रही थी, तभी अगस्त्य उसके पास खिसका। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने जैसे ही अदिति के हाथ को अपने हाथ में लिया, एक बार फिर अदिति को वही पल याद आ गया जब नन्हे हाथों से उसके हाथों को पहली बार छुआ था। वो उस छुअन को अब भी नहीं भूली थी। उसे बखूबी याद था जब वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको एक अजीब सा नशा था, लेकिन वो उसकी किलकारियों को सुन पा रही थी। इस दौरान उसने अपने बच्चे को अपने पास लेटे देखा था। उसकी डिलीवरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। यही वजह थी कि उसे मजबूरी में दिल्ली के एम्स में लेकर आया गया था, जहां बड़ी मुश्किल से उसकी डिलीवरी हुई थी। लेकिन जिस खुशी को उसने अनुभव किया था, उसे वो अगले ही दिन खो चुकी थी। जब उसे होश आया, उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। जिस बच्चे के साथ वो आगे की जिंदगी जीने का सपना संजोए बैठी थी, उसी बच्चे को रात को चोरी कर लिया गया था, वो भी उसके पास से। वो बहुत रोई बिलखी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने भी उस बच्चे को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। वैसे भी एक दिन के बच्चे को कैसे कोई ढूंढ सकता था। लेकिन आज आज पूरे 5 साल बाद उसको वही छुअन महसूस हो रही थी जो उसे कभी हुई थी। उसके नन्हे हाथ उसको सुकून दे रहे थे। न जाने क्यों अदिति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसका ही हिस्सा है। मगर कैसे, वो वहां कैसे आ सकता है? ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आई थी। वो एक पल देखती है तो उसकी मोटी-मोटी आंखें, बोहे तीखा नाक और उसके होंठ, ये उससे मेल खा रहे थे। वो अदिति की बचपन की फोटो से काफी मिलता था, मगर कैसे? वो उसके घर कैसे हो सकता है? इन सबसे परे उसकी शक्ल रुद्र से कैसे मेल खा सकती है? उसका ललाट तो रुद्र से मिलता था। यही नहीं, उसकी जिद भी, उसके बोलने का अंदाज भी। आखिर कैसे? अदिति उस करिश्मे को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन न जाने क्यों अब वो इन सवालों का जवाब नहीं जानना चाहती थी। वो बस उस पल को महसूस करना चाहती थी, उसे अपना बना लेना चाहती थी। बिना किसी सवालों के जवाब को ढूंढे वो उसे बस अपने सीने से लगाकर बेइंतहा प्यार कर लेना चाहती थी। जिस ममत्व को उसने पिछले 5 सालों से अपने भीतर दबाकर रखा था, अब वो उसे बाहर निकाल देना चाहती थी, वो भी उसे बिना पूरी तरह से जाने। न जाने उसके स्पर्श में ऐसा क्या जादू था कि अदिति को खुद रोक नहीं पा रही थी। उसे अगस्त्या से मिले हुए घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन न जाने क्यों उसका ममत्व इस कदर जाग गया था जैसे वो उसका ही अंश हो। आखिर कैसे? उसका दिल पसीज गया था। वो उसकी तरफ एकटक देखती है। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी मासूम सा अगस्त्या उसकी तरफ देखने लगा और बड़े ही प्यार से बोला, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? पापा ने आपको डांटा क्या? नहीं बेटा, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो फिर आप उनकी बातों का बुरा मान रही हो? वो भुआजी ऐसी ही है, एक नंबर की बेकार। वो मुझे भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो बोझ हूं ना, इस घर का तो डांट देता हूँ। आपको पता है, पापा भी मेरी डांट से डरते हैं, उन्हें भी मेरी जिद के आगे झुकना पड़ता है। उसने प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है बेटा। आखिर तुम बेटे किसके हो? आपका, है ना? उसने फिर से प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरे ही हो। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। इस दौरान एक बार फिर अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। तभी अगस्त्या ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप रो मत। अगर आपको इस घर में कोई कुछ भी कहे, मुझे बताना, मैं उन सबको डांट लगाऊंगा। हाँ मेरे शेर, अब मुझे क्यों फिक्र होगी जब तुम मेरे साथ हो? उसने बड़े ही प्यार से उसके बालों को बिखेरते हुए कहा, जिसके बाद वो उसके पास और सटकर बैठ गया और उसकी गोद में सोने की कोशिश करने लगा।
अगस्त्या ने अपने स्कूल में कई सारी ऐसी पोएम सुन रखी थी जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। एक माँ ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यही नहीं उसे अपनी छाती से लगाकर सुलाती है। उसका मन कर रहा था वो ऐसे ही अदिति की गोद में सिर टिकाकर सोए, लेकिन वो अपने मन की बात अदिति से कह नहीं पाया। वो उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर बड़े ही प्यार से रखवाता है और उसके और पास खिसक गया। तभी अदिति उसकी हरकतों को देखकर समझ गई कि वो क्या चाहता है। आज जब वो रोकर उसके गले से लग गया था और बोला था कि वो 5 साल से कहाँ थी, तो वो समझ गई थी कि उसने अपनी माँ को कितना मिस किया है। वो नहीं जानती उसका उसके साथ पहले का क्या रिश्ता है, मगर अब वो अपने आप को पूर्ण महसूस कर रही थी। उसमें उसे अपना बेटा नजर आ गया था। उसकी हरकतें उस अस्पताल वाले बच्चे के जैसी ही तो थी, जो भले ही एक ही दिन का था, लेकिन वो उसके सीने में दुबकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतना प्यार और हेल्दी था वो कि पहले ही दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे 15 दिन का हो। उसने अपनी बेहोशी में भी उसकी छुअन को महसूस किया था और अब वही छुअन वो अब महसूस कर रही थी। तभी उसने उसकी हरकतों को देखकर अपने हाथ से उसके सिर को सहलाया। अगस्त्या ने अपनी आंखों को मूंद लिया। अभी शाम के 4 बजने को थे, लेकिन फिर भी उसका मन कर रहा था वो उसकी गोदी में थोड़ी देर के लिए सो ले, और अदिति ये उसके बिना बताए ही समझ गई थी। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद पीठ को सहलाते हुए उसको अपनी गोद में लेटाने के लिए झुकाया। अगस्त्या तुरंत उसकी गोद में लेटकर आंखें मूंद लेता है। वो उसको सहलाने लगी। तभी कुछ ही देर में रुद्र अपने रूम से बाहर आया। अदिति का सामान पहले ही रुद्र के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वो उसके रूम में गई नहीं थी। रुद्र ने सीढ़ियों से जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे उसकी दादी माँ की बात याद आ गई थी, जब उन्होंने कहा था कि एक बच्चे को एक पिता पाल तो सकता है, लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ की छुअन भी महसूस करनी होती है। उसे उसके सीने में दुबकना भी होता है, अपनी बातें उससे कहनी भी होती है, इसीलिए शादी कर लो। लेकिन उसे डर था कि क्या उसके लिए अगस्त्या को कोई दूसरी माँ उतना प्यार दे सकेगी, लेकिन वो गलत था। अदिति ने उसे ऐसे संभाल लिया था जैसे वो उसका ही बच्चा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतना जल्दी वो दोनों कैसे घुल मिल सकते हैं? आखिर कैसे इतना जल्दी दोनों के रिश्ते में वो प्यार उमड़ सकता है, जबकि वो तो पहली बार मिले थे। वो दूर से ही समझ गया था कि इनके बीच कुछ तो है, कुछ खास जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो यही सोचते हुए अपने आंसू पोंछता है और उसके बाद उसकी तरफ बढ़ा। उसने दूर से ही आवाज दी, अगस्त्या। अदिति ने अंगुली से इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद वो चुप हो गया। वो धीमे से उसकी तरफ बढ़ा। इस दौरान अदिति उसके बालों को सहला रही थी। अगस्त्या की कब आंखें लगने लगी उसे पता ही नहीं चला। वो उसके पेट में मुंह देकर दुबका हुआ था। इस दौरान अदिति अब भी उसके बालों को सहला रही थी। तभी रूबल चाय लेकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, उसकी आंखें भी भर आई। वो रूबल के साथ सोता था, लेकिन इतना सुकून से तो कभी नहीं। रूबल समझ गई थी कि उसने अदिति को ही अपनी माँ समझ लिया है। जब से वो थोड़ा समझदार हुआ था, तब से वो एक ही रट लगाता आ रहा था कि पापा को आप बोलो आंटी की मेरी मम्मा को ले आए। आज जब रुद्र ने सबके सामने उससे कहा कि अदिति उसकी माँ है, तो फिर उस नन्ही से अगस्त्या ने उसे ही माँ मान लिया। लेकिन उसे भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई अनूठा रिश्ता है। यही वजह थी कि ये सब देखकर उसकी भी आंखें भर आई थी। वो यही सब सोचते हुए चाय लेकर आगे बढ़ी। उसने अदिति को और रुद्र से कहा, लीजिए छोटे मालिक और मालकिन, आप चाय लीजिए। उसने प्लेट को आगे बढ़ाया। तुम ध्यान रखना कहीं चाय ऊपर ना उड़ेल देना, उसके वरना जल जाएगा वो। रुद्र ने उससे कहा, हाँ, जैसे मेरे तो ये कुछ लगता ही नहीं है। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम लड़ोगी मेरे साथ? अरे, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो। रुद्र ने सफाई देने की कोशिश की, आप बात ही ऐसी कर रहे हो। इनडायरेक्टली मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ नहीं, आई समझ? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू जाने तेरा बेटा जाने। मेरे साथ लड़ाई ना करो। बस मैंने तो आगाह किया था कि ये पूरा नालायक है, नींद में ही लाते मार देता था। उसने चाय पीते हुए कहा, हाँ तो मारता होगा, लेकिन मुझे नहीं मारेगा। अच्छा, जैसे लात मारने का ठेका तो इसने सिर्फ मेरे लिए ही ले रखा है। हाँ जी बिल्कुल। आखिर बेटा किसका है? अभी तो छोटा है, बड़ा होने दीजिए, फिर ये खड़ूसपने को निकालकर आपके हाथ में ना सौंप दे तो मेरा नाम अदिति नहीं और इसका नाम अगस्त्या नहीं। हाँ ठीक है, बड़ी आई। वैसे भी मुझे कोई बहस नहीं करनी तुम्हारे साथ। क्यों रूबल, सही कहा ना, मैं जा रहा हूँ। खैर, मैं जा रहा हूँ, बाय। उसने कप को रखते हुए कहा, अरे
अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या करे, आई एम गोइंग, उसने कहा और उसके बाद वो घर से निकल गया। ये तो चले गए, उसने रूबल की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ऐसे ही है छोटे मालिक, इनको जब कुछ बोलना होता है तो बोल के चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले की बात सुनेंगे तो इन्हें अच्छे से पता है ये हार जाएंगे, इसीलिए पता नहीं कैसी आदत है। और सेम ये लड़का, ये भी उतना ही जिद्दी, समझ नहीं आता कैसे इनका मिलाप हुआ, रूबल ने हंसते हुए कहा। अच्छा, वैसे ये सच में लात मारता है, लगता तो नहीं, क्यूट है, उसने बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा। कुछ क्यूट व्यूट नहीं है, एक नंबर का शैतान है, मुझे तो नहीं लग रहा है, देखो कितना जल्दी ये सो गया है, उसने एक हाथ उसके सिर को सहलाते हुए कहा। इस दौरान वो सुकून की नींद सोया हुआ था। तभी रूबल बोली, अब कुछ देर बाद इसे जगा देना मालकिन, वरना फिर रात को सुलाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ, फिर इसके सवाल, उफ, आप नहीं जानती, कई बार रात को 1-1 बजे जाते थे मुझे इसके सवालों के जवाब देते हुए, रूबल ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। अच्छा, तो ये आपके साथ सोता था? हाँ, इसको नींद मेरे साथ ही आती थी। ओह, तो फिर आज भी आपके साथ ही सोएगा? अदिति ने जैसे ही कहा, रूबल की आंखों से आंसू झलक पड़े। नहीं मालकिन, मैं तो यशोदा मैया के जैसी हूँ, इतने साल रहा, अब मुझे नहीं लगता ये मेरे पास रहेगा। अब इसकी माँ मिल गई है ना। उसकी आवाज में दर्द था जिसे अदिति तुरंत समझ गई थी। अरे, आप तो इमोशनल हो गई, अदिति ने कप रखते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस लगाव ही हो जाता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ यशोदा मैया और देवकी जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना आप, ये हम दोनों का प्यार पालेगा। वैसे भी मैं आपको इससे दूर करने के लिए नहीं आई हूँ, सो प्लीज मेरी कोशिश रहेगी ये आपके पास ही सोए, और अगर नहीं सोया तो फिर देखेंगे ना, अगर ये मेरे पास सो जाए और आपको नींद ना आए तो आप इसे ले जाना अपने साथ में, मैं गोदी करके आपके पास पहुंचा दूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लो, वैसे भी ये अब बड़ा हो गया है, एक उम्र के बाद तो बच्चे अकेले सोने लग जाते हैं, ऐसे में क्या जरूरत है। यही नहीं, मैंने तो इसको तब से संभाला था जब यह 1 दिन का था। रूबल ने जैसे ही कहा, अदिति सोच में पड़ गई। 1 दिन का मतलब, उसने जैसे ही पूछा, तभी रुद्र की दादी माँ की आवाज आई। रूबल, हाँ दादी माँ। वो जरा इधर आओ, कुछ काम था। हाँ आई, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ अदिति ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर यह 1 दिन का था तो फिर इसकी माँ कौन थी, और यह 1 दिन का बच्चा उनके घर में कैसे आया, वो यही सोच रही थी। तभी रूबल ने उसे वापस आकर आवाज दी, छोटी मालकिन, वो छोटे मालिक अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं, तब तक मैं आपको हमारा घर दिखा दूं। दादी माँ ने कहा है कि आप उनके कमरे में घर देखने के बाद आना, ठीक है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है फिर चलिए, पर पहले आप चेंज कर लो। रूबल ने अगस्त्या को गोद में लेते हुए कहा, ओके, आप पहले मुझे मेरे कमरे में ही ले चलिए, ठीक है, आइए। और ये महाशय बेवक्त सो गया है, मुझे लगता है अब ये रात में पक्का तंग करेगा, रूबल ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, पर अभी जगाना सही नहीं होगा, सो इसे रूम में ही सुला देते हैं जी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए रुद्र के रूम की तरफ बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ माया, उसकी माँ, दोनों ही काफी गुस्से में नजर आ रही थी। माया की माँ ने दरवाजा बंद करने का इशारा किया, जिसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे ये समझ नहीं आ रहा है, आखिर इसने उस कमीनी अदिति से शादी कैसे कर ली, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे तो लग रहा है वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, उसे हमारे बारे में पता चल चुका होगा तभी वो ऐसा कर रहा है, वरना जिस लड़की से वो इतनी नफरत करता था अब वो उसका हाथ पकड़कर ऐसे घर में कैसे आ सकता है, आखिर कैसे। नयनतारा ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इस दौरान उसकी माँ ने अपने पैरों को गुस्से में पटका। हाँ मॉम, इस रुद्र ने तो हमारे सारे प्लान ही फेल कर दिए। आपने क्या सोचा था कि आप उन दोनों की दूरियां अदिति की एम्स की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बढ़ा देंगी, उसके बाद रुद्र को सब पता चल जाएगा कि वो पहले ही एक बच्चे की माँ बन चुकी है, वो भी कुंवारी, उसके बाद रुद्र उससे दूर हो जाएगा। लेकिन उस दिन रुद्र ने जब हमसे कहा कि वो बदला लेने जा रहा है तो हम दोनों तो निश्चिंत थे, और उस कमीने अविनाश ने, उसने तो हमें बोला था कि रुद्र ने उसके घर को 24 करोड़ रुपए देकर बचा लिया है, अब वो उन सबको घर से बेदखल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसने शादी कर ली, और मैंने तो सुना है वो अब अदिति के बाप का भी इलाज करवा रहा है, उसकी तबीयत में भी सुधार हो रहा है। अगर उसकी तबीयत में सुधार हो गया तो मोम दिक्कत हो जाएगी, उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है, यू नो।
मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे कैसे हो सकता है इतना सब। इन दोनों की जिंदगी में इतना सही कैसे हो सकता है। आपने और मैंने तो हर जगह उनकी जिंदगी में जहर भरने की कोशिश की थी, और अब मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती रुद्र को। अब मॉम, इस बार आप और बढ़िया प्लान बनाओ, उसने उसकी माँ की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। उसके भी सीने में अब बदले की आग धधक रही थी। वो उन दोनों की जिंदगी में कुछ भी ठीक होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन अब तो रुद्र ही नहीं बल्कि अदिति भी खुश थी। ऐसे में वो दोनों खुश कैसे हो सकती थी, उन्हें चैन कैसे मिल सकता था। माया के क्रोधित होकर बोलने के बाद कुछ देर तक दोनों माँ बेटियों के बीच चुप्पी ने घर कर लिया। एक ऐसी चुप्पी जहाँ उन दोनों को कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि अब वो कैसे उन दोनों को अलग करे। उन दोनों के बीच चुप्पी छाई हुई थी। माया ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर तक अपनी माँ को ऐसे ही देखने के बाद माया ने अपने दांतों को पीसते हुए ड्रेसिंग पर जोर से हाथ मारा। मैं इस अदिति को नहीं छोड़ने वाली। पागल हो गई है क्या तू? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। इस रुद्र ने मेरे सारे प्लान्स को चौपट कर दिया है, और आप होगी कोई ढंग का प्लान नहीं बना सकती है। अरे कुछ ऐसा आइडिया लगाओ कि वो तड़पे। दोनों रोए, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसी आग लगाई थी कि रुद्र ने उससे मिलने के बारे में ही सोच लिया, और अब जब वो उससे मिल गया तो उसका प्यार जग गया, शादी हो गई। अब कुछ दिन के बाद बच्चे हो जाएंगे और हमारा क्रियाक्रम। इससे अच्छा होता हम अदिति से बदला लेने के लिए ही ना कहते, वो खुद ही पागल हो जाता। आई थिंक हमने गलती की है। मॉम, आई वांट रिजल्ट। मुझे कैसे भी करके अब उन दोनों को बर्बाद करना है। मुझे कैसे भी करके रुद्र को पागल बनाना है, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी। हमारी, उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा। हालांकि ये भी सच था कि रुद्र के पिताजी के मरने के बाद संपत्ति का आधा हिस्सा, यानी जो उसकी सौतेली माँ से शादी के बाद उसके पापा ने कमाया था, उसका आधा हिस्सा उसकी सौतेली माँ और बहन को दे दिया गया था, जो मुंबई स्थित कंपनी थी। लेकिन रुद्र के इससे ज्यादा हिस्सा आया था, और उसकी एक वजह ये थी कि रुद्र को उसकी दादी माँ का हिस्सा भी मिला था। ऊपर से उसके पिताजी की दूसरी शादी से पहले की बनाई गई संपत्ति का मालिक रुद्र ही था। लेकिन इन सब से परे उसने अपने पिताजी की उस संपत्ति को, जो चंद करोड़ थी, उसे अपनी रात दिन की मेहनत के बलबूते सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया था। और अब माया और उसकी माँ की नज़र उसी संपत्ति पर थी। वो रुद्र के द्वारा बनाई गई सारी संपत्ति पर हाथ साफ करना चाहती थी। लेकिन रुद्र की अदिति से शादी हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली रुद्र को कुछ हो जाने पर अदिति को उसकी सारी संपत्ति मिलने वाली थी, ना कि माया को। और यही बात अब उन दोनों को खल रही थी। वो बार बार गुस्से में अपनी माँ से यही कह रही थी कि कैसे भी करके अब उसे रुद्र की संपत्ति चाहिए। लेकिन इसके लिए रुद्र की कमजोर कड़ी पर वार किया जाना जरूरी था, जो कि अदिति थी। अगर वो कैसे भी करके उन दोनों को अलग करने में कामयाब हो गई तो निसंदेह उनकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी, यह उनका मानना था। माया गुस्सा करने की बात थक गई तो वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितनी परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ शांत थी, बिल्कुल शांत। तभी माया खिंचकर बोली, लग रहा है अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मॉम, है ना? उसने मुंह बनाते हुए कहा। अब तू कौवे जैसे काऊ काऊ करनी बंद करेगी? उसकी माँ ने क्रोधित होकर कहा। मॉम, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट? वो झल्लाई। ऐसे उछल काहे रही हो? तू मेरी बेटी है, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ। और हाँ, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बार बार दुर्योधन की तरह गर्म तेल में उछलते गुलगुले की तरह उछलने से नहीं मिलता है। शकुनी मामा की तरह कई बार शांत भी बैठना चाहिए और शांति से विचार विमर्श करना चाहिए। मुझे दिमाग लगाने दो, देखती हूँ कौन सा मोहरा कब काम आ जाए। और कहीं मोहरा ऐसा ना चल देना कि रानी ही खत्म हो जाए, मतलब मैं। तो क्या हुआ, इस शतरंज का असली खिलाड़ी तो वो राजा है। अगर हमसे नहीं बन पाया तो हम उससे बात करेंगे ना। लेकिन हाउ, आपको पता भी है जब उनको पता चलेगा कि हम दोनों का प्लान फेल हो गया है तो वो क्या करेंगे? उसने उदास होकर कहा। कुछ भी नहीं, वो तेरी तरह नहीं है। वो कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचता है। आई थिंक वी शुड मीट हिम। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, लेकिन मैं इस बार उनको कह देने वाली हूँ कि आपके प्लान्स सक्सेसफुल कम और फेल ज्यादा होते हैं। माया ने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि उसकी माँ ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अब भी बिल्कुल शांत थी, जिसके बाद माया का चेहरा देखने लायक था। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा बहुत कम होता था
पिछले 7 सालों के दौरान उसके हर प्लान सक्सेसफुल होते जा रहे थे। वो जैसे भी चाहती थी वैसा सब होता था। रुद्र को तकलीफ देने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था और यही बात अब उन दोनों को खल रही थी। लखनऊ जाने के बाद रुद्र अब पूरी तरह से ही बदल चुका था। आज उसने पहली बार माया और उसकी माँ को इस कदर डांटा था, और वो भी अपने सभी नौकरों के सामने। उन दोनों को जो तौहीन हुई थी उसका बदला तो उन दोनों को अलग से लेना था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि फिलहाल वक्त उनका नहीं है। फिलहाल उन्हें रुद्र का गुस्सा झेलना था और मौका मिलने पर पार करना था। इधर जहाँ एक तरफ माया, उसकी माँ, दोनों ही रुद्र और अदिति के एक हो जाने की वजह से परेशान है, तो वहीं नीचे दादी माँ काफी खुश थी। उन्होंने रूबल को कहकर अदिति को उनके कमरे के अंदर आने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद अदिति उनके कमरे के अंदर आ गई। वो तब तक चेंज कर चुकी थी। दादी माँ प्रणाम। अदिति ने रुद्र की दादी माँ के पैर छुए, जिसके बाद उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बहू, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। भले ही तुम दोनों का रिश्ता यूं अचानक ही बना है, लेकिन अब जब शादी कर ली है तो फिर पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, जी दादी माँ, अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम दरवाजा बंद करोगी? जी करती हूँ। वो खड़ी होकर दरवाजा बंद करने के लिए गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर दादी माँ की तरफ बढ़ी। जी कहिए दादी माँ, आपको क्या बात करनी थी? हाँ, बात थोड़ी सीरियस है। पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है, इसीलिए मन था तुमसे मैं शेयर करूँ। कहिए, किस बात का डर लग रहा है आपको? सबसे पहली बात, शायद तू नहीं जानती, लेकिन मैं खुद ही बता देना चाहती हूँ तुम्हें। इस घर में जहाँ कोई तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोचता है, तो वहीं दूसरी तरफ बुरा भी। और उन बुरा सोचने वालों में कुछ महीने पहले तक तो रुद्र भी था। झूठ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुझमें मुझे एक सच्चा इंसान दिखा। जिस तरह से तूने बात की, जिस तरह से तूने अगस्त्या को संभाला, मुझे वही सब नजर आया जो आज से 7 साल पहले तुझमें था। यानी तुझमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं एक सच्चे इंसान का बुरा ना करूं। अदिति, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने सदा से ही तुम्हें इस घर की बहू बनाने का सपना देखा था, क्योंकि तू बहुत अलग है, तुम्हारी सोच बहुत अलग है और तू पहले की जैसी है। तुझमें कोई बदलाव नजर नहीं आया है मुझे। लेकिन रुद्र बेटा, वो काफी बदल गया था। वो तुमसे बहुत नफरत करने लगा था। आज भी क्या पता करता है या नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे सदा से ही कहा है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत ना सोचे। बेटा, उसके दिल में जहर जितना तुम्हारे प्रति था नहीं, उससे ज्यादा भरा गया है। और उसके बारे में मैं किसका नाम लूं, इसकी जरूरत मैं नहीं समझती, क्योंकि ये शायद तुम खुद भी जानती हो, क्योंकि वो तो तुम्हें सदा से ही नापसंद करती आई है, जब से हम सब बनारस में ही रहते थे। और ये बात अभी रुद्र को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसके जितना भोला इंसान नहीं देखा है। तुमसे शादी करने के पीछे उनका मकसद क्या है, मैं ये भी नहीं जानती, और ना ही मैं ये जानती कि वो दोनों तुम दोनों को अलग करके क्या करना चाहती थी। हालांकि पिछले 7 सालों में उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रुद्र को कुछ हो जाए। ऐसे में अब मैं तो यही मानती हूँ कि शायद वो दोनों तुम्हें नापसंद करती हो, लेकिन इसकी वजह क्या है पता नहीं। तुम समझ रही हो ना कि मैं किन दो के बारे में बात कर रही हूँ? रुद्र की दादी माँ ने इनडायरेक्टली कहा तो अदिति मुस्कुराई। उसने दादी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, हाँ दादी माँ, मैं अच्छे से समझती हूँ, और रुद्र मुझसे नफरत किस लिए करते हैं मैं ये भी जानती हूँ। मैं उस दिन फैक्ट्री को बचाने के लिए मदद नहीं पहुंचा सकी थी, लेकिन इसके भी कई कारण थे जिन्हें अब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं खुद ऐसी सिचुएशन में थी जहां मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी, और उन्होंने मुझे धोखेबाज समझ लिया है। मैं अपनी वो बात तब तक शायद ना बता सकूं जब तक वो रोकर मेरे गले से ना लगकर कहे कि आखिर उस दिन मैं क्यों नहीं आई थी। जब तक मुझे मेरा भोला वापस नहीं मिल जाता, मैं किसी भी हाल में वो बात नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि आई नो, रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ के कान सच सुनने का मादा नहीं रखते हैं। ऐसे में मैं उन्हें तो किसी भी हाल में ये बात नहीं बताने वाली। ये घमंड मेरे भोले में तो कहीं नहीं था। वो भोलेनाथ सा भोला था, जिसके साथ लोग छल भी करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता था। लेकिन इतना जान लीजिए दादी माँ, अदिति को जब पता था कि वो बहुत भोला था, तो फिर अदिति उसके जैसे पवित्र इंसान को भला धोखा क्यों देना चाहेगी?
मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा तो भगवान ने मुझे मेरा भोला देकर ही दिया था, जिसे अब उन्होंने छीन लिया। अब वो नहीं रहा। और रही बात उसके नफ़रत की, तो अगर मेरे कान्हा ने मेरी किस्मत में नफ़रत लिखी है तो ठीक है। लेकिन बेटा, तुम्हें सतर्क रहना होगा। वो किसी की भी बातों में आकर कुछ भी कर सकता है। अगर अपना ही मेरा दुश्मन निकलेगा तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकेगा दादी माँ। मैं अब उनकी अर्धांगिनी हूँ। अगर उन्होंने मेरे साथ दूसरों के कहने पर गलत किया तो कोई गम नहीं। वो जो भी सजा देंगे या फिर मेरे साथ गलत करेंगे मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज माई हस्बैंड, उसने मुस्कुराकर कहा। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। तभी रुद्र की दादी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अब भी वेशी की वेशी ही हो। खैर, अब हम दोनों को अच्छी बनेगी, ये मेरा मानना है। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, दादी माँ ने बड़े ही प्यार से कहा। क्या है दादी माँ, दिखाती हो ना, रुक। उसके बाद वो खड़ी होकर अपने कमरे की तिजोरी की तरफ गई, जो दीवार में फिट थी। उन्होंने अपनी करधनी में से तिजोरी की चाबी को खोला और उसके बाद तिजोरी को ओपन किया। उसमें से उन्होंने 2 नए सोने के कंगन निकाले, जो उन्होंने पहले ही बनवा कर रखे थे। ये कंगन मैंने पहले ही बनवा कर रखे थे। कब से सोच रही थी कि जब ये मूर्ख लड़का शादी करेगा तो अपनी बहू को दूंगी, धूमधाम से इसकी शादी में नाचूंगी। लेकिन इसने तो मौका ही नहीं दिया। ऐसे शादी करके आ गया जैसे अगर पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेता तो उसका कुछ बिगड़ जाता। वैसे तूने कहा क्यों नहीं इसको कि हम आराम से करते हैं ना शादी? अरे, सब कुछ अच्छे से होता। उसकी दादी माँ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कंगन पहनाते हुए पूछा। वो दादी माँ, इन्होंने मेरी सुनी ही कहाँ थी। मैंने तो कहा था कि आराम से करते हैं ना शादी। लेकिन नहीं, बोले अगर आराम से करने का मैं कहूँगा तो घर वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, नखरे करेंगे। यही नहीं, वो तो ये भी बोले कि एक पल को मेरे घर वाले मान जाएंगे, लेकिन मेरे ससुराल वाले यानी मेरी मम्मी और बुआजी नहीं मानेंगी। आखिर मैं इतना खड़ूस जो हूँ, भला कौन इस तरह के दामाद को पसंद करेगा? और भी न जाने क्या बकवास की, तो फिर मुझे मानना पड़ा। अदिति ने झूठ बोल दिया। वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ऐसा रुद्र ने कहा था। अच्छा, प्यार करती हो उससे? हाँ, तभी तो शादी की है ना, अदिति ने स्माइल करते हुए कहा। अगस्त्या को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, आपको क्या लगता है? अदिति ने मुस्कुराकर जब दादी माँ की आंखों में देखा तो उसकी दादी चुप थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब देख लोगी। सदा खुश रहो बेटा। उन्होंने प्यार से अदिति के सर पर हाथ रखा। इस दौरान उनकी आंखें नम हो चुकी थी। अदिति समझ चुकी थी कि वो क्या सोच रही है। हाँ दादी माँ, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। और कंगन के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारा हक था। बस तुम्हें उसे मत कहना कि मैं तुमसे राजी हो गई हूँ। उससे तो मैं ऐसे ही नाराज रहने वाली हूँ। उन्होंने इस्माइल करके कहा। ठीक है दादी माँ, उसने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, और उसके बाद बाहर आ गई। सोने के कंगन उसके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि उसने कभी इस तरह के गिफ्ट की इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन अब राठौड़ फैमिली की बहू होने के नाते उसका ये हक था। जहाँ एक तरफ वो खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ दोनों कमरे में अब भी यही सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे अदिति और रुद्र दोनों ही पूरी तरह से अलग हो जाए। इस दौरान दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। तभी माया का फोन बजा। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। हेलो मैम, ए बैड न्यूज फॉर अस। वाट आर यू सेइंग? माया ने चौंकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब एक और कौन सी बैड न्यूज है उसके लिए। अब उसे सच में गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अगर आप कहानी का अगला भाग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यस टाइप करें, ताकि मैं अगला भाग रात को अपलोड न करके कल दोपहर में ही जल्दी अपलोड कर दूँ। धन्यवाद।